सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे वेरी करता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज का जो बेटा टॉपिक है वो हमारे पास कुछ थोड़ा सा रिलेट तो उससे करेंगे, लेकिन आज जो हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा वो आएगा कि क्या सेंटर ऑफ मास हर बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आएगा। तो आंसर है ना, ना, क्योंकि आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने ये लिख रखे हैं, इसका यूज़ कैसे करेंगे तो दिखाएंगे। देखो इन सब की ना डेरिवेशन होती है, लेकिन हम लोग बस एक इसकी डेरिवेशन कर लेंगे और बाकी जो भी डेरिवेशन चाहिए हो, जिस किसी को भी डेरिवेशन चाहिए हो, क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं आराम से और आपको जो है डेरिवेशन देंगे। क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन करेंगे तो पूरा हो सकता है 2 क्लास ही लग जाए इन सब में, है ना। तो उनका कोई बेनिफिट है नहीं, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, है ना। और जो नीट वाले हैं उनका काम इससे चल जाएगा, जो बोर्ड्स वाले हैं स्कूल वाले उनका काम इससे चल जाएगा। हाँ, जो IIT एडवांस वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो वो बच्चे अलग से आकर मेरे से क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जो है क्विक में सारा समझा दूंगा कि आता कैसे है, ठीक है। वेल यहाँ पर आज जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो आने वाला है बेटा कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का हमारे पास जो पहला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए बेटा, एक्चुअल में आप लोगों की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से अब तक चली है कि किसी भी बॉडी को अगर हमने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यूज़ किया है तो वो बॉडी अधिकतर हमारे पास सिमेट्रिक बॉडी हुआ करती थी। यानी कि अगर हमने कोई प्लेन लिया है तो बिल्कुल परफेक्ट प्लेन ले लिया, जैसे स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, एक ट्रायंगल लिया तो बिल्कुल ट्रायंगुलर लेमिना ले लिया था हम लोगों ने, है ना, बिल्कुल। तो ये कहानी हमारे पास तब तक ठीक है जो आपकी बात है, तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे पास ये आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आता है वहाँ पे आता है L/2 पे। पर अगर आपसे कोई कह दे कि शो कीजिए किसी एक यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 पे लाई करता है, तो फिर शो करने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और वो टॉपिक्स आप लोगों के थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि लेक्चर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ट्राई करना, यहाँ का यहीं पे डाउट क्लियर करना, और जो चीज़ समझ में ना आए क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। वेल क्लास के पीछे ही पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद ही पूछना, है ना। अब हम लोग जो है कुछ नई चीज़ों को आज देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको याद होगा वो चेन वाली प्रॉब्लम कराई थी कि उसको ऊपर खींचेंगे कितना वर्क लगेगा, है ना, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हमने डील कर ली थी। तो उसमें मैंने बताया था बेटा आपके पास जो एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ का रेशियो। ये किसी भी बॉडी के लिए क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है, कैसी बॉडी रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म बॉडी रहनी चाहिए। कैसी बॉडी रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म बॉडी रहनी चाहिए। अगर मेरे पास बॉडी यूनिफॉर्म है जनरली, तो मैं उसके लिए M/L क्या रहता है, मेरे पास हमेशा सेम रहता है, ठीक है। आज इस M/L को मैं एक नया टर्म देने वाला हूं जिसका नाम है लैम्डा। क्या आएगा, लैम्डा। बेटा देखिए, मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, लैम्डा। यानी कि किसी भी, अब यार सीधी सीधी बात है, अगर मेरे पास एक वायर है, कैसा भी वायर, ठीक है, मैंने जिसका पूरा मास है M और इसको L से डिवाइड कर देता हूँ, और मैं छोटा सा मास लेता हूँ इतना वाला M और इसको L से डिवाइड कर दूंगा, तो उसका रेशियो मेरे पास क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लैम्डा है, तो ये क्या हमारे पास लीनियर के लिए, फॉर लीनियर कोई भी अगर एक लाइन आएगी, स्ट्रेट वायर आएगा, तो एक वायर जिसकी लेंथ L होगी उसके लिए जो मेरा लैम्डा होगा वो क्या होगा, उसका मास पर यूनिट लेंथ। बट हर बार जरूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास मास पर वायर हो ही ना, और कोई स्पेस कोई चीज़ दे दे मेरे को, और कोई शेप दे दे, स्पेस नहीं शेप दे दे मेरे को, जिसका हमारे पास क्या हो, एरिया हो, तो वहाँ पे भी हमारे पास लैम्डा काम आता है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आता। वहाँ पे जैसे यहाँ पे मास पर लेंथ को हमने लैम्डा बोला बेटा, ऐसे ही हमारे पास जब मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा तो उसको लैम्डा को हटाकर मैं एक नया टर्म दे दूंगा जिसका हम लोग कहेंगे सिग्मा। क्या बोलूँगा, सिग्मा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक लैम्डा और एक हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी मास, जैसे लेंथ, एरिया, और अगला क्या आएगा, वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डेंसिटी मत बोल देना,
हाँ लिखेंगे इसे रो ही। तो ये हमारे पास जो आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम ये, ठीक है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें हम लोग मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एक तो यहाँ पे डील कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जब क्लास 12 में पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे भी डील करेंगे। वहाँ पे होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो कहेंगे लीनियर चार्ज, जैसे यहाँ पे लीनियर चार्ज मास क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है ना यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, एरिया वाला मास पर यूनिट एरिया, और ये क्या हमारे पास वॉल्यूम वाला। ऐसे वहाँ पे क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या वहाँ पे क्यू बाय एल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए हो जाएगा, और रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय बी हो जाएगा। तो सेम रहेगी बात, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें बताई क्यों रहा हूँ, क्योंकि बेटा आज हम लोग इसका इस्तेमाल करना सीखें। एक्चुअल में अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है और मैं कहता हूँ आपसे कि उसका m बाय एल सेम रहने वाला है, तो एक बात और क्या है कि उसका ये वाला जो पोर्शन है छोटा सा, ये वाला जो दिख रहा है आपको छोटू सा, इसका मास क्या मान लूँगा, dm। बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा साइज मैंने निकाला है इसका, तो इसका मास क्या आ जाएगा, dm। इसका लेंथ कितना आ जाएगा, ये भी dm। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर dm बाय dl ये भी लैम्डा के इक्वल है। भाई जिस तरीके से m बाय एल, ये तो हमेशा इसका रेशियो तो हमेशा सेम ही आएगा। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट। अब ये चीज़ आपने देखी थी कि किसी भी यूनिफॉर्म रॉड के लिए उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर पे आता है, राइट। यूनिफॉर्म रॉड हमारे पास कुछ इस तरीके से, राइट। अभी इसकी विड्थ मत लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ कंसीडर करनी है। यहाँ पर क्या है, आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। अब मैंने कहा कि भाई साहब आपके पास यहाँ पर इस डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस लेट से x1 ले लिया आपने, फिर थोड़ी सी और आगे बढ़े आप, ये डिस्टेंस आपने x2 ले ली, फिर आप थोड़ा सा और आगे गए, लेट से ये x3 ले ली, एंड सो ऑन, बढ़ते चले गए। लेकिन आपको पता है ना कि आपकी ये रॉड कैसे यूनिफॉर्म है, ये रॉड तो आपके पास यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इस रॉड का आप लोगों को सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो आप लोग क्या करते थे कि सर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। ये चीज़ हम लोग करते थे। अब यहाँ पर भी मैं इस्तेमाल तो इसी का करूँगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए करूँगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मास में पूरा m तो कंसीडर नहीं कर सकता, मास तो मेरे को छोटा सा कंसीडर करना पड़ेगा, और वो मास क्या हो जाएगा मेरा dm। तो इस पॉइंट के लिए लेट्स से x सेंटर ऑफ मास मैं कह सकता हूँ dm1, और यहाँ पर क्या है x, भाई ये पोजीशन तो x1 रहेगी, ये dx नहीं रहेगी, ये तो हमारे पास ये रहेगी। तो dm1 x1 प्लस इस पॉइंट पे हमारे पास डिस्टेंस तो यहाँ से हमारे ओरिजिन तो मैंने ये माना है ना बेटा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा dm2 x2 प्लस डॉट 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 dmn xn, राइट। क्लियर है, अपॉन में भाई इस पोजीशन के लिए मास क्या लिया था dm, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dm1 प्लस dm2 प्लस डॉट 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 करके कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोगों से अगर कोई बात कहेगा तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें से ना आप एक काम कीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn तक लिखूंगा तो मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी इसकी x। भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 करते जाऊंगा तो पूरा लेंथ करोगे तो पूरा x आ जाएगा, और ये dm1 प्लस dm2 ऐसे से करते जाऊंगा पूरा मास आ जाएगा बॉडी, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x डॉट dm अपॉन में dm, और इन दोनों का इंटीग्रेट कर लूँ। क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। कैसे बेटा, ये सब क्या है, dm को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि मेरे पास इसका पूरा का मास आ जाएगा, और ये तो मेरे पास कहानी ही बता रही है। भाई इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते थे, किसी भी एक बॉडी का जो हमारे पास छोटी सी बॉडी थी, पहले हाथ से करा हमने, फिर इसको करा, फिर इसको करा, ऐसे करते जाऊँ पूरी बॉडी आ रही है।
तो यहाँ पे भी तो ये हो रहा है, डीएम 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 कर रहा हूँ, पूरा डीएम आ रहा है। x1 प्लस x2 प्लस x3 कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या है, x आ रहा है, और डीएम डीएम करूंगा तो हमारे पास m आ जाएगा। तो हमारे पास किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताने का तरीका क्या होता है, x डॉट dm बाय dm, x डॉट dm बाय dm। dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग क्या मिलेगा, m। dm का इंटीग्रेशन तो आपको m देगा, m देगा। अब आप लोग ऐसा कर दीजिए, इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 0 मानी है, और यहाँ से यहाँ तक जाते इसकी लेंथ हो गई इसकी l लेंथ का रॉड था आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ तक। अब सिंपल सी कहानी है कि आपके पास जो आपका x सेंटर ऑफ मास आएगा, अब आप लोग कहोगे कि सर x डॉट dm, x को तो हम लोग बाहर ले लेंगे और dm का इंटीग्रेशन m लिख देंगे, और यहाँ पर भी जो है हमारे पास dm है तो इसका इंटीग्रेशन m आ जाएगा, m से m काट देंगे, हमारे पास x आ जाएगा। बेटा ऐसी बुद्धुओं वाली बात मत करना आप, नहीं गलत हो जाएगा। रीज़न सुनिए, ये dm आपका इंटीग्रेशन होके m आएगा, मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ या परेशानी नहीं है, लेकिन आप इस dm को इंटीग्रेट करके m लिख रहे हो, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है, क्योंकि x के साथ dm का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। x के साथ सिर्फ उसी चीज़ का इंटीग्रेशन हो सकता है जो x की वैल्यू में दे रखा हो, यानी कि x का dx के साथ तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेंथ की टर्म्स में इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन x का ये तो समझाया था मैंने आपको डायमेंशन में कि भाई सेम क्वांटिटी ही ऐड होंगी या सेम क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इंटीग्रेट भी तो अगर आप किसी एक x चीज़ को करना चाह रहे हो तो उसको x के रेस्पेक्ट में ही करो ना भैया। x और मास का क्या रिलेशन है जो आप उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो ऐसा इंटीग्रेशन आप लोग नहीं कर सकते और ऐसा इंटीग्रेशन करना वर्जित है। तो सर फिर हम लोग dm को कुछ ऐसे उसमें चेंज कर दें कि हमारे पास वैल्यू x में आ जाए। जी हाँ, आपको वही करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पहले इस लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर आपके पास क्या है, dm बाई dl इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है, साइलेंट कर लो, dm बाई dl ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये लैम्डा के इक्वल है बेटा। अब यहाँ पर dm की जगह लिख सकता हूँ मैं लैम्डा डॉट dl, लिखा जा सकता है। तो आप कह दीजिए कि सर आपके पास x डॉट dm की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा डॉट dl, और यहां पर dm का इंटीग्रेशन सीधा m डाल दूं। अच्छा यहां पर देखिए x1 प्लस x2 प्लस xn करूंगा तो मेरे पास पूरी l आ जाएगी, ये तो बताया था ना। बेसिकली इसको मैं x को l लिख सकता हूं भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 करता जाऊंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एक पॉइंट पे आते थे तो पूरा लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस x को यहाँ पे इसमें लिखा, इसको l लिखना चाहिए यहाँ पे, आई एम सॉरी, जो लेंथ है उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल्स टू l है यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, l। लैम्डा को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि लैम्डा यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा l डॉट dl बाय m। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, 0 से लेकर l तक, ये तो वैल्यू है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेशन डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, 0 से लेकर l तक। ठीक है, अब l डॉट dl का इंटीग्रेशन l स्क्वायर बाय 2, ये तो हम लोग कर चुके हैं काफी बार। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू लैम्डा l स्क्वायर बाय 2 अपॉन में m इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आप चाहो तो 0 से लेकर l तक रख देना। तो बेसिकली बात वही रही, l स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर ही आ जाएगा। मैं इसके बाद जो है यहाँ से कर दूँगा, तो आपके पास x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, m बाय l। लैम्डा की वैल्यू देखो m बाय l हमने लिखी है, इस लैम्डा को लिख दीजिए आप m बाय l इंटू, ये हमारे पास l स्क्वायर बाय 2 है तो ये l स्क्वायर ही आ जाएगा, इंटू l स्क्वायर बाय 2, और नीचे एक m बचा हुआ था, m से m उड़ जाएगा, l से l उड़ जाएगा, आपके पास x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, l बाय 2 आ जाता है। ये कहानी तब की है जब आप लोगों के पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लेंथ l दे रखी है, ये आपसे पूछा जाता है, ये शो करो किस तरीके से आपका l बाय 2 आता है, तो इस तरीके से आता है।
जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास हमारे पास आया, ये देखो हमने लिखा था ना यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L/2 आया, इस तरीके से ये वैल्यूज हैं जो आपको पेपर में डायरेक्ट दे रखी होगी। मैंने पहले बोला है IIT एडवांस के बच्चे चाहें तो इनकी डेरिवेशंस भी कर सकते हैं, बाकी नीट वाले और बोर्ड्स वाले ना करें तो भी काम चल जाएगा। IIT एडवांस वाले बच्चे इसका पूछ रहे हैं मेरे से क्लास के बाद, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कितना आता है 2r/5 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अब देखो बेटा यहाँ पर आपके पास ये सेमी सर्कुलर रिंग कर लो या वायर कर लो एक ही बात है बेटा, यहाँ पर इतना फर्क पड़ेगा नहीं, वायर कर लो या रिंग कर लो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो बेसिकली ये है मेरे पास एक रिंग, ये है सेमी सर्कुलर वायर कह दो, बात तो एक ही है। यहाँ पर बेटा आपसे जो पूछा जाता है, एक पॉइंट पूछा जाता है, क्या किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर लाई करेगा? तो आपका आंसर आएगा शायद मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन में यस, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर लाई करे ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक डिस्क की, तो डिस्क और जो हमारे पास एक रिंग है उसमें अंतर रहता है। डिस्क हमारे पास सॉलिड होता है ना, रिंग अंदर से हॉलो होता है। तो जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो उसकी बॉडी के अंदर ही आएगा, लेकिन एक रिंग है अगर, तो रिंग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अंदर से तो हॉलो है ना, अंगूठी जो है अंदर से तो हॉलो है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ पे आएगा। जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पे ही आए, नॉट कंपलसरी। तो ये कंपलसरी नहीं है किसी बॉडी का कि आपका सेंटर ऑफ मास उसी बॉडी के अंदर आए, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ट्रायंगुलर लेमाइना का h/3 फ्रॉम बेस। ट्रायंगुलर लेमाइना हमारे पास क्या होता है बेटा, ये सिंपल ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगुलर लेमाइना होता है, ये स्क्वायर लेमाइना से रेक्टेंगुलर लेमाइना। हॉलो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है वो अंदर से हॉलो है, इस तरीके की बात करी जा रही है। तो अगर एक हॉलो हेमिस्फीयर आएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके यहाँ पर r/2 पर आता है। लेकिन अगर यही चीज़ कहानी पूछ जाए सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि आपका इस बार जो है भरा हुआ है, हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर इस बार क्या है, भरा हुआ है। सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे लाई करेगा 3r/8 पर। और ऐसे आपके पास जो सॉलिड कोन का है, सॉलिड कोन देखो ये ट्रायंगुलर था और कोन भी नहीं था पहली बात, तो सॉलिड कोन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास जो है कोन है, और एक कोन कैसा है हमारे पास अंदर से पूरा भरा हुआ है। और अगर अंदर से भरा हुआ है तो कितना आता है, इसका जो आएगा ये हमारे पास यहाँ पर नहीं, h/4 फ्रॉम द बेस। यहाँ पे ऑरिजिन मान लूँगा मैं 0,0 को, तो हमारे पास h/4 पे हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। नहीं इसका यही आ जाएगा बेटा, ट्रायंगल का ही आएगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। सो बेटा हम लोगों ने अभी क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, और अगर डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो फिर किस तरीके से वैल्यू आएंगी वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, वहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे इन सब के, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है अपना कौन सा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बेटा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? वेल कहना तो बहुत आसान सी बात है, इसमें जो इसने कहना था वो पहले ही कह चुका है। वैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए ये कहना चाहता है कि आप जिस तरीके से एक्स सेंटर ऑफ मास लिखते हैं उसको लिखने का तरीका था आपका m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 mn से लेकर जब आप प्लस करते गए तो आप लोगों को एक और चीज मिल गई, ये राइट। अब इसने बोला कि यहाँ पर हमारे पास कहानी किसकी आने वाली है, सेंटर ऑफ मास के मोशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के मोशन की अगर मैं कहानी करता हूँ तो बेटा यहाँ पर इसी को अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट कर देता हूँ बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा VCOM आ जाएगा, dx/dt क्या होता है v, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा v सेंटर ऑफ मास, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखो m1 तो ऐसा ही रहेगा, m1 तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, चेंज हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, तो dx/dt v हो जाएगा। तो आप कह सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn से लेकर vn, राइट, समझ में आया, अपॉन में m1 प्लस m2 MN भी होगा, वो भी MN में ही आएगा। हाँ हाँ,
ये लीजिए, वो मैंने लिख लिया। शाबाश बेटा, ऐसे अच्छे काम करो। बता दो बस, सर ये गलती कर दी आपने। नहीं, मैंने पहले ही लिख लिया था, मैंने बोला नहीं कुछ। ठीक कर दी थी गलती, अब सही हो गया, ठीक है। ये VCM आगे समझ में आपको क्लियर है। अब आप लोगों ने चैप्टर 3 में एक काम और करा था, x से v निकाला, तो v से a भी तो निकाला होगा। उस समय क्या किया था आपने, एक और बार डिफरेंशिएट कर, यानी कि इसको भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा उस समय पर, a सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपके पास किसी भी बॉडी का पोजीशन दे रखा है, तो विद रेस्पेक्ट टाइम अगर वेरी कर रहा है, तो आप उसका VCOM या फिर ACOM भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, M1A1 प्लस M2A2 प्लस डॉट 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 MNAN अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 M। राइट, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है। अब आप लोगों से अगर यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ पूछी जाए, इस इक्वेशन को मैं जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ। मॉडिफाई क्या करना, कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस इधर करूँगा, कुछ नहीं। इसको इधर उठा के ले आता हूँ, इसको इधर उठा के ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 जो भी है, ठीक है, MN इंटू A टाइम्स COM, A सेंटर ऑफ मास। ये किसके इक्वल हो जाएगा, M1A1 प्लस M2A2 प्लस डॉट 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 MNAN। राइट, जरा आप लोग याद कीजिए अपने चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमारे पास सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma हुआ करता था। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर आप कह रहे हैं कि सर F इज इक्वल्स टू ma है, तो ये देखना जरा m जब मैं इसको प्लस कर दूंगा mn तक, तो मेरे पास पूरी बॉडी का मास होगा बेसिकली। तो भाई सीधी सीधी बात है, मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, सॉरी सिस्टम है। सबसे पहले ये समझाया था ना सिस्टम और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। और मैंने इसमें बोला कि आपके पास ये उसके पार्टिकल है, तो जो आपका M1 ये था, M2 ये था, M3 ये था, M4 ये था, मिला मिला के जब आप पूरा Mn तक लेके जाएंगे उसे, तो बेसिकली आपके पास पूरा पार्टिकल क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। और आपका सिस्टम बनने के बावजूद जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, वो क्या चेंज नहीं हो रही है, एक, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा किसकी दी जाती है, सेंटर ऑफ मास की। यानी कि जब भी मैं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, तो शायद मैं इस पॉइंट के अराउंड दे रहा हूँ इस बॉडी, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा हूँ। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर इस बॉडी का m इंटू A सेंटर ऑफ मास ये आपके पास आ रहा है, ये क्या है बेटा, M1A1। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, F1 लिखा जा सकता है भाई, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, प्लस F2 प्लस Fn। और ये पूरी बॉडी का मास और उसका ये, इसको मैं कह सकता हूँ F नेट टोटल। तो यहाँ से आपके पास एक और चीज प्रूफ हो गई, F टोटल बराबर F1 प्लस F2 प्लस Fn तक आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यानी कि पूरी बॉडी का जो टोटल फोर्स है, Ft टोटल है, वो सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स है, तो हमें पता ही है। और अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, तो मेरे पास F टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। F टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। भाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आपका Ft क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब आपका F1 जीरो हो गया या आपका F2 जीरो हो गया? नहीं सर, हम ये कहने के बिल्कुल लायक नहीं हैं कि अगर F टोटल जीरो है तो हमारा F1 या F2 भी जीरो होगा, नहीं कह सकते। हो सकता है F1 की वैल्यू कुछ हो पर F2 की वैल्यू उतनी नेगेटिव में हो, या F1 F2 लेके 10 तक हो, फिर उसके बाद वाले सारे नेगेटिव हो जो उनको मिला के जीरो कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब आप जब भी किस चीज़ को डिफाइन करते हो, किसी भी बॉडी का फोर्स बताते हो, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन आप बताते हो, तो किसके रेस्पेक्ट में आप बताते हो? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बताते हो। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो का F जीरो है, बट इट डज नॉट मीन कि आपका F1 या F2 भी जीरो होगा, कभी भी ऐसा कंपलसरी नहीं। हाँ, अगर ये F टोटल जीरो है तो इसका मतलब आपके पास आपका M इंटू ए सेंटर ऑफ मास ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो इस बात का क्या मतलब है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? हाँ सर, इस बॉडी का एक्सेलरेशन तो पक्का जीरो होगा, इस बात में तो कोई जिद, क्योंकि सर आपको पता है कि इस बॉडी का या कोई बॉडी होगी इसका मास कुछ ना कुछ तो होगा यार। मास किसी जीरो ले सकते हैं? मास तो जीरो नहीं ले सकते बेटा। तो उसमें जो जीरो टर्म आएगी वो किसकी आएगी? सिर्फ और सिर्फ ACOM की। तो यानी कि आपके पास इस बॉडी का ए सेंटर ऑफ मास ये जीरो, भाई मास थोड़ी जीरो हो सकता है किसी बॉडी का, एक्स वाई या नहीं, कोई छोटी कुछ ना कुछ तो मास होगा, वो थोड़ी जीरो होगा। तो जीरो का टर्म होगी तो कोई वो क्या होगी? ए सेंटर ऑफ मास जीरो रहा होगा। क्या इस बात का ये मतलब होगा कि इसका A1 या A2 जीरो रहा होगा? नहीं, ये भी नहीं कह सकता मैं ये भी नहीं कह सकता कि A1 जीरो रहा होगा या A2 जीरो, नहीं। हाँ, ए सेंटर ऑफ मास जरूर जीरो रहा होगा, ए सेंटर ऑफ मास ओवरऑल वो जीरो रहा होगा, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, ये बात हम लोग फिर से नहीं कह सकते। और अगर इस बॉडी का ए सेंटर ऑफ मास जीरो आया है, इसका मतलब इस बॉडी की जो वेलोसिटी आई होगी वो क्या आई होगी? कांस्टेंट। अरे भाई सीधी सीधी बात है, ए हमारे पास dv ओवर dt आता है, और अगर v कांस्टेंट होगा तभी तो a जीरो आएगा। और अगर a सेंटर ऑफ मास जीरो आ रहा है, इसका मतलब v सेंटर ऑफ मास क्या है? उस बॉडी का कांस्टेंट है। समझ में आया? तो ये एक छोटी सी कहानी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की दे देते हैं, एक आधा पेपर में देनी चाहिए तो उन्होंने यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो ये जो है आप लोगों को पूछा जाता है। वैसे जैसे एक क्वेश्चन मिलेगा कि एक बॉल है ऑफ मास 1 kg, a ball of mass 1 kg, है ना। इसको हमने फेंका लेट्स से 37 डिग्री ऊपर से, वर्मा जी का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से फेंका मैंने इसे ऊपर, कितने डिग्री पर? 37 डिग्री पर, ठीक है। ये 1 kg की है। दूसरी बॉल भी सेम मास की थी, हम लोग दूसरी कर लेते हैं, चेंज कर देते थोड़ा सी वैल्यू को। दूसरी बॉल मैंने कही 2 kg की है, और इसको मैंने नीचे फेंका। इस बार कहाँ फेंका? नीचे फेंका। तो ये मेरी जो बॉल थी 1 किलो की, इसको मैंने ऊपर फेंक दिया 37 डिग्री, और ये दूसरी बॉल थी उसको मैंने नीचे फेंक दिया। कितने डिग्री पर फेंका बेटा मैंने? 53 डिग्री पर। 2 kg को कितने डिग्री पर फेंका मैंने नीचे? ऐसे इससे 53 डिग्री पर, ठीक है। आपको बताना है कि जब मैंने इन दो बॉलों को फेंका तो आपकी बॉल का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी कौन सा वाला? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वो कितना आएगा? भाई पहले हमने एक बॉल ऊपर फेंकी, चलो सेम कर लेते हैं वरना ना क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 1 किलो की बॉल रख देता हूँ, तो उसको मैंने ऊपर फेंका, उसको फिर नीचे फेंका। समझ रहे हो कहानी को? तो आपसे पूछा गया है इसका VCOM बताइए। वैसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो आपसे पूछा गया है कि इसका VCOM कितना आएगा। एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। ओके, जिन्होंने कर लिया ठीक है, अब जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पर देख लीजिएगा। डायरेक्ट इसको लगाने का क्या मतलब था? इसका तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं था, नहीं बन पाएगा ना बेटा। डायरेक्ट इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर किसी डिग्री पे दिया गया है, किसी एंगल पे फेंका हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक हिंट मिल चुकी है कि आपको जो है इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी। सो ये 37 राइट। सो आप इधर कह सकते हो कि ये वाला जो सर कंपोनेंट आएगा आपका v cos 37, और इस बॉल के लिए ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा मेरे पास? v sin 37, है ना। और ये तो मैंने आपको बताया था cos 37 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैंने एक वैल्यू नहीं दे रखी थी,
v की वैल्यू ले लो, मतलब जब थ्रो किया गया तो v की वैल्यू अभी दे देता हूँ, आसान कर देता हूँ क्वेश्चन, ऐसा कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये ट्रायंगल होता है, मैं आपको करा चुका हूँ सारा, 37 डिग्री 3 4 5, तो cos 37 4/5 4/5, तो कह दो कि ये वाली जो बॉल थी मैंने 10 से फेंकी 10 मीटर पर सेकंड, आसान करने के लिए कैलकुलेशन। तो v cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 10 बाई v इंटू cos 37 4/5 हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 4 2 जा 8 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी आ गई बेटा हमारे पास, कौन सी वाली आएगी, एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस का मोशन आ रहा है। सिमिलरली इसका जो v sin 37 आएगा, sin 37 क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 10 भाई, v sin 37 हो गया, v की जगह 10 रखना है, sin 37 3/5 हो जाएगा, तो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो एक तो ये आ गया हमारे पास, लेकिन कहानी इससे सिर्फ नहीं चलेगी बेटा, कहानी इससे नहीं चलेगी, कहानी के लिए और कुछ आगे भी करना पड़ेगा। ये जो 53 डिग्री से नीचे फेंका गया इसकी भी कहानी तोड़नी पड़ेगी। देखो 53 से नीचे फेंका गया, इसको जो है 53 इधर आएगा, तो ये 53 में कितना हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा बेटा, अगर 10 3/5 आ जाएगा ना, 4 ऑपोजिट पे आता है 53 पे यहाँ पे आ जाएगा ना, तो हमारे पास cos थीटा क्या हो जाएगा 3/5, तो cos 53 इज इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा, और sin 53 हमारे पास इतना हो जाएगा बेटा P/H 4/5 आ जाएगा, है ना, ये बात होता है। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, जब बॉल की ऐसे फेंकी गई है, यहाँ पे बना दो, ये इससे 53 पर फेंकी गई है ना, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा b cos 53 4/5, और ये अभी देख लेते हैं ये क्या आ जाएगा v sin 53। अच्छा इसकी v मैं कितने दोनों में नीचे 5 आ रहा है, तो लेट से इसको 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, सेकंड बॉल किससे फेंका मैंने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो ठीक है 5 मीटर पर सेकंड है, 3/5 इंटू 5 यानी कि ये आ गया ना v cos 53। एक्स एक्सिस पे कितना आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे था, तो आप कहिए सर 3/5 इंटू ये मैंने दूसरी बॉल किससे फेंकी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 इंटू cos 53 ये आ गया, और 5 ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड। और सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा 5 टाइम्स sin 53, भाई v हमारे पास sin 53 है, तो 5 sin 53 आ जाएगा, तो 5 इंटू sin 53 कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 5 यानी कि आ गया 4। अगर आप यहाँ पर जो वैल्यूज देखेंगे ये आया ये 4, ठीक है, तो आपका आंसर अब आ जाएगा, क्योंकि आप डाल दोगे m1 इस फॉर्मूले में डालो भाई, m1 आपको पता है 1 kg का, v1 आपको पता है प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, बट लेकिन ये x एक्सिस का आएगा, तो आप कहोगे vx इज इक्वल्स टू m1 vx1 प्लस m2 vx2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये आपके पास कितना आएगा m1 1 vx1 कितना आया था बेटा हमारे पास, ये आया था ना 8, ये था ना x एक्सिस का, हाँ तो 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू नहीं बेटा 8 ही दिया ना, 1 कg कर दिया, चेंज कर दिया, प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 8 प्लस 3 11/2, ये आ गया मेरे पास x कोऑर्डिनेट, राइट, और y कोऑर्डिनेट मेरे पास ये दोनों थे, तो m1 v/1, तो m1 v/1 कितना है 6 और मास कितना है 1, तो 1 इंटू 6 प्लस m2 कितना है 1 इंटू 4 अपॉन में 1 प्लस 1, इसे आप करेंगे 6 प्लस 10/2 5, यानी कि आपके पास जो आएगा 11/2 5, ये ऑप्शन आप टिक करके आएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन दिया भी होगा, एग्जामिनर ने ये ऑप्शन दिया भी होगा बेटा, ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जब भी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट्स का। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस बॉल को मैंने नीचे फेंका है, जिसकी वजह से जो मेरा y एक्सिस आएगा वो क्या आएगा -4 का आएगा, तो आप कृपा कर इसको -4 करने की कोशिश करें, 1 इंटू मतलब प्लस 1 इंटू -4, बेटा ये जो वैल्यू आई है ना नीचे गया है ना बॉल, तो ये y एक्सिस इस तरफ आ रही है, ये आएगी ना v sin 53, ये आएगी, तो ये माइनस का आएगा, तो इसलिए हमारे पास जो sin 53 आया ये वाली वैल्यू आप लोग क्या करेंगे माइनस, तो ये आई थी जो भी आई थी वैल्यू यार, माइनस वाली ये आई थी ना -4, तो आप इसे कर लेंगे जो भी वैल्यू आई थी उसे माइनस ही कर देना, 6 - 4 2/2 इज इक्वल्स टू 1, तो 5, 1 ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में दोनों दिए गए होंगे, लेकिन आप लोग जो है इसका 5 आया तो 5 नहीं आया, सॉरी 11/2, 1, ये आपके पास जो है आपका करेक्ट आंसर आता है। यानी कि आप लोगों को क्या देखना है
कोऑर्डिनेट्स जो है चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स चेक नहीं करेंगे तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कोऑर्डिनेट यूज़ करने वाले पहले भी तो कराए थे, जब मैंने आपको m1 x1 = m2 x2 वाला फॉर्मूला कराया था। तब मैंने कहा था कि बेटा आप लोग इसमें भी कोऑर्डिनेट से ध्यान रखना, अगर राइट की तरफ है तो पॉजिटिव लेना, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव लेना। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग जो है पहले भी काफ़ी कर चुके थे। हालांकि अभी जो हमारे पास टॉपिक है ये हम लोग अगर देखेंगे तो क्या जो हमने पहले टॉपिक करे, मैंने आपको बोट वाली प्रॉब्लम कराई थी, एक आदमी है लॉग पे कराई थी ना, उसी को अगर मैं इसी के साथ यूज़ करना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ? इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से एक छोटा सा नमूना दे देता हूँ आपको कि किस तरीके से आप लोग अगर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखो बेटा, अगर आप लोग साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करोगे तो आप जो है हमेशा बचे रहोगे, और अगर आपने साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना इधर उधर कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया रहता है बोर्ड वाली एक प्रॉब्लम मैंने करा दी थी, उसी को एक बार रिकैप कर लेते हैं, राइट। लेट्स से कि ये मेरे पास बोट है, ठीक है, ये पानी में तैर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी एक आदमी, मैं खड़ा हूँ, मेरा मास 50 kg है, ठीक है, ये 50 किलो का आदमी आपके सामने भानु साहब खड़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं पानी पर इधर जाऊंगा तो बोट किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। और अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रखना है, देखो इस पे ना आपको दो चीजें कह सकता है, आपसे कह सकता है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको कांस्टेंट रखना है, एक तब भी आप समझ जाना कि मैं जो है अपनी m1 x1 = m2 x2 वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ। दूसरा कह देगा वो कि f एक्सटर्नल 0 है, f एक्सटर्नल 0 है, तो आप समझ जाना कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अब भी जो है शिफ्ट नहीं हुआ है, तो उस समय पर भी आप जो है इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये x वेरी कर जाएगा, सेंटर ऑफ मास वेरी कर जाएगा, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर, जब हम लोग अपने क्वेश्चंस वाले सेशन में चलेंगे, यानी कि अगले जो क्लास होगी प्रॉपर क्वेश्चन वाली सेशन होगी, उसमें जो है हम लोग सारी चीज़ों को देख लेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को लगाना कैसे है। ये आदमी है, ठीक है, लेट से इस बोर्ड की जो लेंथ थी, मेरा बर्थडे 5 का, भैया आपको पता ही है जब भी कोई वैल्यू ना दे रखी हो आपको 5 लेनी होती है, तो ये 5 मीटर के आपकी जो है बोर्ड की लेंथ है, ठीक है। और ये आदमी, अगर किसी का मास गिवन ना हो तो आपको लेना पड़ेगा मेरा जो मास है 50 किलो। अगर आप कोई टेस्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं और आप कुछ भी ना दे रखा हो तो दो चीज़ें फिक्स होती हैं, कोई क्वांटिटी अगर ना दे रखी है तो उसको 5 लेना, जैसे चार्ज बोलता है चार्ज 5 कूलम लेना होता है, तो डिस्टेंस ना होता 5 मीटर, क्योंकि भाई मेरा बर्थडे 5 का है, हाइट लेने तो हाइट भी 5 ले लो। नहीं 5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 5 फुट कुछ इंच है, 4 इंच होगी, हाँ मतलब 5 लेना राउंड ऑफ करके, याद कर लेना, भानु सर को ही लेना है 5 50। हाँ। और एक और ट्रिक बताऊँ मैं तुम्हें, जो मेरे एमसीक्यूज में होते हैं ना, ज़्यादातर आंसर बी होते हैं, पता होगा, जैसे कुछ बच्चों को यहाँ पे टेस्ट दे चुके हैं, क्योंकि बी फॉर भानु, लेकिन ये हर बार वैलिड नहीं है, हाँ पर 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगी बी की, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वेल 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 आगे इधर आ जाओ मुन्ना इधर। ये 50 किलो का आदमी बोर्ड कितने किलो की बनाओ बताओ? 50। फिर तो क्या कहा था, बात ही नहीं बनी ना, चीज ही नहीं होगा, 500 किलो थोड़ी बोर्ड का वेट कम होता है, गया नहीं कि बॉडी तो ज़्यादा हेल्दी है, कमाल वाली बातें कर रहे हो। 10 kg की चल, 5 अरे शिप नहीं बोला, बोट बोला है, बोट 5 किलो की। चल अब 10 किलो की बोल दी है मैंने, बात सुन ली मैंने वैष्णवी जी की। वैष्णवी अब बेटा आपको क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि आपकी बात मायने है। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पर जो है ना एक जो गलती हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि ठीक है कि आदमी जो है इस तरफ जाएगा, इस कॉर्नर तक जाएगा, ये तो 5 मीटर मुड़ा है, राइट। लेकिन अगर ये आदमी 5 मीटर इधर चला है तो किसके रेस्पेक्ट में चला है? इस बोर्ड के इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर। समझ पा रहे हो आप? कहानी समझो भाई, जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी 5 मीटर चला है, लेकिन आप लोगों के लिए आदमी 5 मीटर नहीं चलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद करो, क्योंकि अगर ये आदमी इस तरफ गया है तो ये आदमी, ये बॉडी तो पीछे गई है, बॉडी तो पीछे गई है, लेकिन अब की बार लेट द बोट ट्रेवल्स x डिस्टेंस, मुझे नहीं पता, या x मीटर कर देता हूं, x मीटर व्हेन दिस पर्सन यानी कि भानु, व्हेन भानु ट्रेवल्स कितना
5 मीटर। तो भानु का नेट क्या 5 मीटर होगा? मेरा 5 नहीं होगा बेटा। मेरी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, जब बोट इधर गई तो वहां पर जो सामने वाले बंदे को डिस्टेंस है वो दिखेगी 5 माइनस एक्स। समझ में आ गया यार? बोट भी तो इधर शिफ्ट हुई है, बोट इधर शिफ्ट हुई है, तो उस आदमी को यहां तक मैं बोट के रेस्पेक्ट में हाथ चलाऊं, लेकिन उस आदमी के रेस्पेक्ट में जितनी बोट यहाँ शिफ्ट होगी वो डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। यार सोच रहे हो, तो पहले यहां से अगर यहां चलते 5 मीटर चलते, लेकिन तुम्हारा 5 मीटर है, अभी क्या हुआ कि तुम यहाँ पर भी और आ गए, ये बोट भी इधर शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पर जो आदमी खड़ा है उसको तो कुछ और दिखेगा। माइनस प्लस अभी बाद में करेंगे, अभी तुम डिस्टेंस समझो, वही करूंगा बेटा, ध्यान से करेंगे, ठीक है। और अगर आपने डिस्टेंस ये ले ली तो आपकी डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट पकड़ लिया इस बच्चे ने, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान देना है? साइन कन्वेंशन। आप m1 x1 लगाएंगे लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ। आपका जो फॉर्मूला था m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2, ये बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगर आप लोग इस फॉर्मूले को m1 x1 x लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, जो भी चीज प्लस में हमारे पास राइट में जाती है वो प्लस होती है, और जो इधर जाएगी हमारे पास माइनस होने वाली है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगी? माइनस एक्स, यानी कि बोट ने कितने ट्रेवल करी होगी? अब साइन कन्वेंशन, बोट ने ट्रेवल क्या कर लिखना पड़ेगा हमें? माइनस एक्स ट्रेवल, क्योंकि बोट पीछे की तरफ आई है ना, तो हम लोग क्या लेंगे उसे? माइनस एक्स लेंगे। तो आप इसमें लगा दीजिए m1 मेरा मास, m1 यानी कि 50 इंटू, देखो कहीं कहीं पर किसी किताब में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, शॉर्टकट बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बेटा प्लीज इन चक्करों में ना पढ़ें, डायरेक्ट यूज ना करें। डायरेक्ट यूज करने से आपके आंसर हो सकता है 70% या 80% इवन 90% भी सही आ जाए, पर अगर एग्जामिनर चालाक हुआ तो वो 10% में से क्वेश्चन देगा, तो आपके 10% वाला जो है -5 लेकर आएगा। समझ रहे हो? 4 तो जो आपको आते थे और 1 नंबर जो आपने गलती की, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे x1 जो होगा ये आप 5 माइनस एक्स में कितना? 5 माइनस एक्स, समझ पा रहे हो ना भाई? 5 माइनस एक्स तो बिल्कुल होता, लेकिन x हमारे पास कैसा है? तो 50 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू m2 क्या है आपके पास? मास ऑफ द बोट 10, और ये बोट कितनी शिफ्ट हुई है? x पीछे परफेक्टली, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 इंटू माइनस, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 5 प्लस एक्स, तो 50 इंटू 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10x, 55 इंटू 50 प्लस 50x इज इक्वल्स टू माइनस 10x, तो 250 इज इक्वल्स टू माइनस 60x, और x इज इक्वल्स टू 25/6, 6 4 या 24 पॉइंट कितना बचेगा? 10, 6 1 या 6 44.16, लेकिन ये माइनस का, तो ये माइनस का क्या बता रहा है कि आपकी जो बोर्ड शिफ्ट हुई है वो जो है इस तरह, माइनस की वैल्यू जो बता रही है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि वो लेफ्ट शिफ्ट हुई या राइट शिफ्ट, लेफ्ट या राइट, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आ रही है कहानी? यानी कि साइन कन्वेंशन जो है आपको जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को थोड़ा सा हैवी बनाना होता, अब अगर हमारी पूछे हाँ 5 माइनस, हाँ आप उसको कर दीजिए, तो आप उसके रेस्पेक्ट में कितना आएंगे? 5 में से आप इसे माइनस कर देंगे, आप उतना ही चले होंगे, ठीक है? 5 माइनस माइनस हो गया, 5 नहीं, उसमें से ये तो नेट वैल्यू है ना, इतना बोर्ड शिफ्ट हुई है। साहिल होता, हाँ तो बना देते हैं केस। साहिल भैया जी आपका, अच्छा साहिल भैया तभी बोल रहा है, चलो साहिल भैया केस बना देते हैं। समझ में आ गया होगा साहिल भैया को क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है? ओके, लेट्स से यहाँ पर मैं हूँ, ये मेरा बोर्ड है, और यहाँ पर खड़े हैं, एक मिनट, साहिल भाई खड़े हैं, आज छुट्टी पे है पर कोई नहीं चलेगा। वेट उसका देखो 80 किलो, तो उस दिन था जिस दिन झूले पे बैठने से मना किया था जब मैं ट्रिप लेके गया था, तो लेट्स से कि 80 किलो है, राइट? क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन 5 मीटर की बोट है, 5 मीटर की बोट है, ध्यान सुनना इस चीज को, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाला है। ये दोनों, ये इस तरफ गया और ये मेरी तरफ देख रहा है तो मेरी तरफ आ रहा है, बोट के सेंटर पर आ रहा है, दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं? मैं भी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, वहां से वो भी सेंटर की तरफ आ रहा है।
यानी कि इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी 2.5 और इसने भी कितनी ट्रेवल करी होगी 2.5। तो ये आपके पास जो है साहिल भैया और ये मैं, कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब ये 2.5 मीटर इधर आया होगा, ये भी 2.5 मीटर इधर आया होगा। तो एक चीज दिमाग लगा के बताओ यार, देखो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। हालांकि आप लोगों से कई बार ऐसे भी कह देंगे कि एक तरफ मान के जो है सॉल्व कर दो, बट मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो अधिकतर कामयाबी रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब ये भी इस तरफ आ रहा है, मैं भी इस तरफ आ रहा हूँ। मेरे इस तरफ जाने की वजह से बोर्ड किस तरफ जाती, इस तरफ जाती, लेकिन अब पीछे और इसके बोर्ड इसके इधर की तरफ आने की वजह से, इस बच्चे के इस तरफ आने की वजह से बोर्ड किस तरफ होगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन मैं इधर जा रहा हूँ, बोर्ड इधर शिफ्ट होना चाहेगी, और ये इधर जा रहा है तो बोर्ड पीछे शिफ्ट होना चाहेगी। लेकिन भारी कौन है, XYZ है ना। तो बोर्ड नेक्स्ट शिफ्ट किस तरफ हो जाएगी, मत करो ना कि कंफ्यूज हो रहे हो। एक सिस्टम मान लेते हैं पूरा, देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, इसी से कर देंगे। यानी कि मैं इनको एक सिस्टम मान लेता हूँ, बोर्ड को दूसरा सिस्टम मान लेता हूँ, और मुझे पता पड़ेगा कि जो नेट वैल्यू है, जो नेट शिफ्ट है बोर्ड का, वो कहीं ना कहीं अगर साहिल भैया जी इस तरफ से आए तो इसी तरफ शिफ्ट होगा। क्योंकि भैया आपको साफ साफ अंतर पता पड़ रहा है, आपको साफ साफ अंतर पता पड़ रहा है कि जो मेरे पास शिफ्ट होना है बोर्ड का, वो इस तरफ शिफ्ट होना है। और लेट्स से कि बोर्ड शिफ्ट x मीटर। लेट केस, ये फर्स्ट था जो मैंने आपको करा दिया। सेकंड केस भाई, लेट्स से कि यहां पर बोर्ड शिफ्ट बाय x मीटर। क्या आप मुझे बता सकते हैं x प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास राइट डायरेक्शन में। परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अब अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे तो हमारे पास सिंपल हो गया भाई। मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, और डिस्टेंस भी x इस तरफ शिफ्ट करिए। आप समझ रहे हो, 2 मीटर तो चला और x मीटर बोर्ड चली, तो वहां पर देखने वाला क्या चलेगा 2 + x। समझ पा रहे हो ना कहानी? तो आप कह सकते हो कि सर इस बार 50 जो आपका मास इनटू 2.5 प्लस x, ये हो गए प्लस 60 इंटू 80 इंटू 2.5 माइनस x, नहीं माइनस 2.5 प्लस x। यार सोचो ना यार, यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, ये राइट है, कोई भी चीज जो लेफ्ट में होगी उसको माइनस रखना है। ये बोल रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो। तो माइनस 2.5 प्लस x इज इक्वल्स टू मास ऑफ बोर्ड 10 इंटू प्लस x। अब इन दोनों में सिस्टम मान लो ना यार, क्यों बेकार के चक्करों में पड़ रहे हो? समझे कहानी को? करने को तो हम लोग जो है इन तीनों का एक्सटर्नल अगर 0 दे रखा होता है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रखा होता है, तो तीनों के वैल्यू को लेकर इज इक्वल टू 0 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा आसान है। एक सिस्टम हमारे पास आदमियों का हो गया, एक बोर्ड का हो गया, कहानी खत्म। अब इसे सॉल्व करके यहाँ से आप x निकाल सकते हैं।